आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि समय में परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि 10 बजे ये कार्यक्रम होता है और आज सुबह का 7 बजा है भारत में जो है। परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि मैं इस समय अमेरिका में यूएसए में आया हुआ हूँ और करीब 2 महीने यूएसए में ही रहूंगा, तो इसलिए शायद सुबह 10 बजे भारत के समय के अनुसार कार्यक्रम करना मुश्किल है। इसीलिए डिसाइड किया है कि हम सुबह 7 बजे अगले जो 8 सप्ताह होंगे उसमें हम सुबह 7 बजे ये ज्योति संवाद का कार्यक्रम करेंगे। और पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाद्रपद मास को जैन धर्म में बहुत एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। और मैं कहा था कि इस जैन धर्म में जो श्वेतांबर समाज के लोग हैं वो आजकल पर्युषण पर्व मना रहे हैं। और पर्युषण पर्व की शुरुआत, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी, 24 अगस्त से शुरू हो गई है और ये कार्यक्रम 31 अगस्त तक चलेगा। और 31 अगस्त को ही जैन धर्म के जो दिगंबर समाज के लोग हैं वो अपने 10 लक्षण पर्व मनाने जा रहे हैं, जो कि 9 सितंबर तक चलेंगे। इसके अतिरिक्त भारत में बहुत एक महत्वपूर्ण पर्व गणेश महोत्सव भी इसी दौरान मनाया जाता है, अर्थात 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक गणेश महोत्सव पर्व भी बहुत हर्षोल्लास के साथ भारत में मनाया जाएगा। जहाँ तक दिगंबर जैन धर्म के लोगों का सवाल है, वो इस पर्व के दौरान अपने अंदर 10 गुणों का समावेश करने का प्रयत्न करते हैं। और जो आखिरी दिन है, मतलब 9 सितंबर का, वो बेसिकली एक क्षमावाणी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम थोड़ा सा इन 10 गुणों की चर्चा करेंगे, जिनको हम 10 लक्षण धर्म भी कहते हैं, जो जैन धर्म के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण है। और अगर हर व्यक्ति इन 10 गुणों का समावेश अपने अंदर कर लेता है तो वो अपने जीवन को, और हम कहें कि एक पृथ्वी को, बहुत अच्छी एक जगह बना सकता है रहने के लिए। और जो 10 धर्म हैं, 10 गुण हैं, उसमें सबसे जो पहला गुण है वो है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का अर्थ होता है कि क्रोध का प्रसंग आने पर भी और प्रतिक्रिया करने का एक ना करना। क्रोध का, जैसे मान लीजिए कोई प्रसंग आया और हमने प्रतिक्रिया नहीं की, वो उत्तम क्षमा है। बेसिकली आवेश का जो निमित्त है वो सामने होने पर और प्रतिक्रिया करने का सामर्थ्य होते हुए भी अगर हम अपने मन में मलिनता नहीं आने देते हैं, और यहाँ तक कि जो पूर्व के हमारे वैर विरोध हैं उनका स्मरण ना करके अकारण या सकारण उत्तेजित नहीं होना, ये क्रोध उत्तम क्षमा कहलाता है। कि मतलब किसी के ऊपर क्रोध न करना, ये बेसिकली एक उत्तम क्षमा का धर्म है। इसके बाद जो दूसरा धर्म है वो है उत्तम मार्दव। मार्दव का मतलब होता है नम्रता, अर्थात मान या का त्याग करना। मान, या जिसको हम ईगो भी कहते हैं, उसको त्याग करना, क्योंकि ईगो का कोई भी हमारे लाइफ में, जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो सब बिल्कुल व्यर्थ की बात है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा के मान कषाय में का अभाव से जो कोमलता या मृदुलता प्रकट होती है उसे हम मार्दव कहते हैं, और यही हमारा उत्तम मार्दव धर्म है। और तीसरा धर्म जो जैन धर्म में बताया गया वो है उत्तम आर्जव। आर्जव का अर्थ होता है सरलता, कषाय रहित होना, या माया है, दम्भ है आदि सभी का त्याग करना। इसको हम कहते हैं कि आर्जव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, अर्थात अपने जीवन में सरलता का समावेश करना। उसके बाद जो चौथा धर्म बताया गया वो है उत्तम शौच। शौच का अर्थ होता है निर्लोभिता। निर्लोभिता का मतलब ये होता है कि लोभ पर विजय प्राप्त करना, या जो हमारे पौद्गलिक पदार्थ हैं उनके ऊपर आसक्ति न रखना, उसको कहते हैं कि उत्तम शौच धर्म है। तो अगर हम अपने लोभ को खत्म कर देंगे
तो ये हमारा उत्तम शौच धर्म होगा। वो एक बहुत एक अच्छा गुण बताया गया, 10 गुणों में से एक गुण है। 5वां गुण है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य का मतलब होता है हित मित प्रिय वचन बोलना, और साथ में जो सत्य में कहते हैं कि भाव है, भाषा है और काया है, इन तीनों की जो सरलता है वो अपेक्षित होती है। और छठा धर्म जो 10 धर्मों में बताया गया वो है उत्तम संयम। संयम का अर्थ होता है कि मन वचन और काया पर नियंत्रण करना, अर्थात इनकी प्रवृत्ति में यत्ना करना जो है उसको हम कहते हैं उत्तम संयम। इसके अलावा जो उत्तम संयम के बाद जो है उत्तम तप। उत्तम तप का अर्थ होता है कि जैन धर्म में 8 कर्म बताए गए, 8 कर्मों को तपाकर, 8 कर्मों का क्षय करके अपनी आत्मा की शुद्धि करना, उसको हम कहते हैं उत्तम तप। और उत्तम तप के बाद बताया गया जो 8वां धर्म है उत्तम त्याग। त्याग का अर्थ होता है कि पात्र को ज्ञानादि सद्गुण प्रदान करना, मन के विकारों का त्याग करना, वचन में अशुभ तथा जो अप्रीतकार शब्दों का प्रयोग न करना, काया में जो है बिल्कुल एक शुद्ध विचारों का समावेश करना, ये सब उत्तम त्याग माने गए, जो कि 8वां गुण है, 10 गुणों में से एक है। फिर होता है उत्तम आकिंचन्य, ये 9वां जो है वो गुण है। और आकिंचन का अर्थ होता है कि जो बाह्य और अभ्यंतर जो हमारे परिग्रह हैं उनका त्याग करना और अपने आत्म भावों में रमण करना, उसको हम कहते हैं आकिंचन धर्म, जो कि 9वां हमारा गुण है। और जो 10वां और जो आखिरी गुण है उसको कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में विचरण करना, मतलब आत्मा में विचरण करना, आत्मा में लीन होना। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो मन वचन और काया से मैथुन का त्याग करना, इसको हम ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। तो इस 10 लक्षण पर्व के दौरान सभी जो दिगंबर जैन समाज के लोग हैं अपने अंदर 10 गुणों का समावेश करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि पूरे साल भर वो गुण उनके अंदर समाहित रहें। और आखिरी दिन अर्थात 9 सितंबर को क्षमावाणी का दिन होता है। सब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, एक दूसरे का जो वैर विरोध होता है पूरे साल में, उसके लिए हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जो 10 लक्षण धर्म है या हम कहें 10 लक्षण पर्व है, हमें तप त्याग साधना और इन 10 लक्षणों का पालन करते हुए अपनी आत्मा के पास पहुंचाने की जो एक दिशा प्रदान करता है। और यह एक प्रक्रिया है जिसके कारण हम अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जितनी हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी उतना ही हमारा जीवन बेहतर होगा। हम हर किसी के साथ भाईचारे से, करुणा से, मैत्री भाव से हम रह सकते हैं और अपने जो इस पृथ्वी को या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ एक बहुत अच्छा स्थान बना सकते हैं, जिससे कि सब लोग सुख समृद्धि के साथ वहाँ पर रह पाएं। और जैसा मैंने कहा कि 10 लक्षण पर्व के अतिरिक्त पूरे भारत में इसी दौरान अर्थात 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक हम गणेश महोत्सव का एक पर्व मनाने जा रहे हैं। और कहते हैं कि इसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत 31 अगस्त से लेकर और इसका जो समापन होगा वो 9 सितंबर को होगा। कहते हैं हमारे जो धर्मशास्त्र हैं कि भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। और जिस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ अर्थात चतुर्थी के दिन हम सभी जो लोग हैं, हम सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अपने घरों में भगवान गणपति की स्थापना करते हैं। और अनंत चतुर्दशी के दिन अर्थात 9 सितंबर के दिन हम जो भगवान की प्रतिमा है उसका विसर्जन करते हैं, उसकी विदाई करते हैं। और कहते हैं कि धार्मिक जो हमारी मान्यताएं हैं उनके अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
और हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। और कहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा करने से हमारी सभी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और ये त्यौहार जो है गणेश महोत्सव का मुख्य रूप से हमारे, अगर हम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, हमारा उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, इन सभी जगहों में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो पूरे भारत में, और भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोस के देशों में भी जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन खास तौर से इन राज्यों में इसको बहुत एक जोर शोर से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इन दिनों में सभी लोग सुबह जल्दी उठकर दूर्वा घास से, लड्डू से, मोदक से भगवान गणेश को अर्पित करते हैं और भगवान गणेश की आरती करते हैं और ओम गम गणपते नमः का जो है वो मंत्र का जाप भी करते हैं, जिससे कि हमारी बहुत जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। और इसीलिए ये जो भाद्रपद मास को बहुत एक महत्वपूर्ण मास माना जाता है। जैन धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोग इस समय जो है बिल्कुल अपने अंदर धार्मिक भावनाओं को, आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत करते हैं, जिससे कि उनके आचरण में सुधार हो, हमारा जीवन बेहतर हो, हम सभी जो है प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ जो है इस पृथ्वी पर रह पाए। और दोस्तों, इसके अलावा हमें पिछले हफ्ते कुछ प्रश्न भी प्राप्त हुए हैं और उन प्रश्नों में सर्वप्रथम एक प्रश्न आया है। श्री यश सोलंकी जी ने कुशल जी के लिए एक प्रश्न पूछा है, जिनका की जो जन्म की तारीख है वो 10 जून 2001 है। उनका जो बर्थ का समय है वो शाम को 4:45 पर है और जगह जो बर्थ का प्लेस है वो रतलाम है, मध्य प्रदेश में। ये पूछ रहे हैं कि कुशल जी की जो सरकारी नौकरी है वो कब तक लगेगी, और उन्होंने ये भी पूछा है कि हम क्या करें, क्या उपाय करें ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि ये सरकारी नौकरी इनको जल्दी से जल्दी मिल सके। हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया और हॉरोस्कोप में जो इनका जन्म लग्न है वो तुला राशि है, लिब्रा साइन है। दूसरे भाव में मंगल वक्री होकर विराजमान है। तीसरे भाव में केतु है, चौथे भाव में चंद्रमा है, सातवें भाव में शुक्र है, आठवें भाव में सूर्य है, शनि है और बृहस्पति है, और 9वें भाव में बुध है जो कि वक्री है, और साथ में राहु भी वहां पर प्लेस्ड है। तो ये जो प्लैनेट की पोजीशन है, और जहां तक हॉरोस्कोप का सवाल है, कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे योग हैं इनके हॉरोस्कोप में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लग्न का स्वामी है शुक्र, वो लग्न को देख रहा है, जिसके कारण जो है लग्न बहुत एक बली हो जाता है। बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उस केस में। दूसरा ये है कि शनि ग्रह योग कारक है, वो लग्न का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है, तो उसको हम एक योग कारक ग्रह मानते हैं, जो कि बहुत अच्छे हमें फल देता है। इसके अलावा जो बुध है, बुध हमारा एक इंटेलिजेंस का ग्रह है, ये भाग्य स्थान में अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो ये भी एक भाग्य स्थान की बहुत अच्छी स्थिति है। और चंद्रमा का जहां तक सवाल है, चंद्रमा चौथे भाव में विराजमान है, और जो हमारा 10th हाउस है, जो प्रोफेशन का हाउस है, उसके ऊपर वो दृष्टि डाल रहा है। तो इससे कहने का अर्थ यह है कि लग्न है, भाग्य स्थान है, हमारा कार्य स्थल का स्थान है, शनि प्लैनेट है जो कि 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, ये सारे प्लैनेट जो है बहुत बली हैं हॉरोस्कोप में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो 3 ग्रह इनके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य है, शनि है और बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो सूर्य के बहुत पास में है, उसको हम अस्त कहते हैं, और अस्त होने से जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो जाती है एक्चुअली में। तो जुपिटर हम कहेंगे कि थोड़ा सा एक वीक प्लैनेट है, और जुपिटर से ही हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हमें प्रोविडेंशियल हेल्प या ईश्वर का एक आशीर्वाद मिलता है।
तो जुपिटर थोड़ा सा एक प्लैनेट है जो कि काफ़ी वीक है क्योंकि वो अस्त है। इसके अलावा अगर हम सरकारी नौकरी की इन्होंने बात की है, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकार में नौकरी पाने के लिए 2 ग्रहों का बली होना बहुत जरूरी है, या 2 ग्रहों का शुभ होना बहुत आवश्यक होता है, तभी हमें सरकारी नौकरी या अच्छे पद की प्राप्ति होती है। तो जो 2 ग्रह हैं जो स्ट्रांग होने चाहिए, एक सूर्य है, एक शनि है। एक सूर्य है, एक शनि है, ये 2 ग्रह हैं जो कि हमारे सरकारी नौकरी के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत शुभ होने चाहिए, या हमारे जो हॉरोस्कोप में है उनका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी हमें सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। तो सन है, सूर्य को 8वें स्थान में होने का दोष नहीं लगता है, तो हम कहेंगे वैसे भी आय भाव का स्वामी है और 8वें भाव में, और 8वां भाव हमारा अगर हम कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो प्रोफेशन का हाउस है 10th हाउस, उससे 11th हाउस होता है, और 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स एक्चुअली। तो प्रोफेशन के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है सूर्य का। और शनि मैंने कहा कि योग कारक पोजीशन में है, और योग कारक प्लैनेट जो भी होता है बहुत स्ट्रांग होता है। बट 2 चीजें मैंने कही कि एक तो जो गुरु है जिससे हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, वो प्लैनेट थोड़ा सा वीक है क्योंकि वो सूर्य के बहुत पास में है, उसका हमें ध्यान रखना है। और एक जो सन सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है 8th हाउस में, वो भी थोड़ा सा एक बाधा डालता है हमें हमारी जो मनोवांछित इच्छा को प्राप्त करने में जो है। तो और तीसरी चीज ये है कि इस समय जो शनि है, शनि का जो गोचर है वो मकर राशि में ही हो रहा है, क्योंकि शनि जो है वो कुंभ राशि में 29 अप्रैल को एंटर किया था, लेकिन वक्री होने के बाद जुलाई में फिर वापस मकर राशि में आ गया है। तो इसका अर्थ ये है कि इनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, और 7.5 भी कभी कभी हमें जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको देती है, जिसके कारण हमें जो हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लगता है। जहाँ तक दशा का सवाल है, दशा इस समय इनकी राहु की दशा ऑपरेट हो रही है, और राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा इस समय चल रही है, जो कि 10 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। जहाँ तक प्लैनेट के गोचर का सवाल है, गुरु का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है, मीन राशि में हो रहा है, और मीन राशि में गुरु का गोचर होने से हमारे जो हाउस ऑफ प्रोफेशन है 10th हाउस है, उसके ऊपर उसकी दृष्टि होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुरु का गोचर जो है हमारे लिए बहुत शुभ है। शनि का गोचर जैसे मैंने कहा कि हमारा 4th हाउस में इस समय है, और उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी के महीने से फिर वापस जो है वो शनि कुंभ राशि में आ जाएगा, वो 5th हाउस है। तो शनि का गोचर भले ही 4थे भाव में हो, 5वें भाव में हो, दोनों ही दृष्टि से हमारी नौकरी के लिए, प्रोफेशन के लिए ये दोनों ही बहुत एक शुभ स्थान, क्योंकि 5वें भाव को भी हम हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन कहते हैं। तो उस दृष्टि से भी शनि का गोचर आने वाले समय में, गुरु का गोचर आने वाले समय में बहुत अच्छा है, जहाँ तक नौकरी की प्राप्ति के दृष्टि से अगर हम देखें। और दशा भी इस समय शुभ चल रही है, राहु और मरकरी का पीरियड चल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए 2 ग्रह जो है उनका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, सन है और सैटर्न है, और दोनों ही ग्रहों का प्लेसमेंट कुशल जी के हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा है। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की या मिलने की संभावना जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जो आने वाला समय है, अगर हम अगले 2-2.5 साल की बात करें, तो इस समय में जो शनि का गोचर है, बृहस्पति का गोचर है, बहुत शुभ है। तो उम्मीद है मुझे कि आने वाले समय में कुशल जी को अवश्य ही सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसके लिए इनको कोशिश भी करना चाहिए। जितनी कोशिश करेंगे और उतनी ही ज़्यादा सरकारी नौकरी मिलने की इनको संभावना है। और इन्होंने ये भी पूछा है कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे सरकारी नौकरी हमें जल्दी से मिले।
तो यहाँ पर मैं दो चीज़ों की बात करूँगा। एक तो जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति या हमारा भाग्य या जो हमारा ईश्वर का आशीर्वाद है वो प्लैनेट थोड़ा सा कमज़ोर है, कम्बस्ट है, अस्त है। तो सबसे पहले हमें जो बृहस्पति के दिन कुशल जी को कोई भी पीली चीज़ हो, जैसे चने की दाल वगैरह है, बेसन के लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू हैं, केले हैं, कोई भी पीली चीज़ का दान, जितने भी अगर कुछ जो ओल्ड लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको अगर दान करेंगे तो उसका एक हमें बहुत अच्छा फल मिलेगा। दूसरा, साढ़े साथी चल रही है और साढ़े साथी की वजह से भी, क्योंकि साढ़े साथी के रिजल्ट तो उनको ठीक मिलेंगे क्योंकि शनि की पोजीशन और चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी उसकी वजह से देरी भी होती है। तो साढ़े साथी के लिए भी अगर आप भगवान हनुमान की पूजा मंगल और शनिवार के दिन करेंगे तो उसका भी जो है बहुत एक लाभ मिलेगा और उतनी ही हमारी जो सरकारी नौकरी की मिलने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ भी जाएगी। तो यही अगर दो उपाय करें, और एक उपाय और भी कर सकते हैं कि सूर्य को जो है हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो अगर सूर्य को सुबह नहाने के बाद, सनराइज के बाद अगर उस टाइम अर्घ अगर हम देंगे तो भी उसका बहुत एक बेनिफिट मिलेगा। और अर्घ देने का एक तरीका होता है कि हम एक कॉपर या जो तांबे का बर्तन लें, लोटा लें, और उसमें पानी लेकर अगर हम उसमें कुछ दाने चीनी के, कुछ दाने चावल के या कुछ दाने रोली जिससे कि हम तिलक वगैरह लगाते हैं, वो अगर डालकर पानी में अगर हम सूर्य को अर्पित करेंगे तो उसका भी इनको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत एक लाभ मिलेगा। और इसके अलावा हम ये गायत्री मंत्र का भी जाप करेंगे, उसका भी जो है वो एक फायदा मिलेगा। तो ये करें कुशल जी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्लैनेट की पोजीशन है उसके हिसाब से सरकारी नौकरी इनको अवश्य ही मिलनी चाहिए, और जिसके लिए इनको पूरा प्रयत्न भी करना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारे पास एक नीतीश कुमार जी के यहाँ से आया है। वो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 सितंबर 93 है। समय जो है वो शाम को 6:15 का है, और इनका जो बर्थ हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में जोगिंदर नगर में हुआ है। ये पूछना चाहते हैं कि जहाँ तक कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम चल रही है इनको, तो इनका स्वास्थ्य कब ठीक होगा, और ये भी पूछ रहे हैं कि इनका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा। तो इनका भी हमने हॉरोस्कोप बनाया है, और हॉरोस्कोप में जो लग्न है वो कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है, और लग्न में जो शनि है वक्री होकर वहां पर प्लेस्ड है। चौथे भाव में केतु है, केतु का प्लेसमेंट है। छठे भाव में शुक्र है, वीनस का प्लेसमेंट है। 7th हाउस में सन और मून का प्लेसमेंट है। 8th हाउस में मंगल है, मार्स है, मरकरी या बुध है, या जुपिटर या बृहस्पति है, और 10th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है। जहां तक ग्रहों की स्थिति का सवाल है, हम देखते हैं कि जो शनि है जो लग्न में विराजमान है वक्री होकर, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड है। और जब शनि केंद्र में होता है, मूल त्रिकोण राशि में होता है, तो एक पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसको कि हम सस महापुरुष योग कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में एक अच्छा प्रोफेशनल स्टेटस की प्राप्ति होती है। जहां तक सूर्य का सवाल है, सूर्य 7th हाउस में अपनी राशि में प्लेस्ड है, और वीनस जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्यस्थान का स्वामी है, वो छठे भाव में प्लेस्ड है। और 8वें भाव में मंगल है, बृहस्पति है, और साथ में जो बुध है वो उच्च राशि में प्लेस्ड है। और जहां तक इन्होंने स्वास्थ्य की बात की, अभी जो इनकी दशा है वो मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा ऑपरेट हो रही है, जो कि 7 सितंबर 2022 तक चलेगी। और उसके बाद
मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा ऑपरेट होगी, जो कि 4 सितंबर 2023 तक चलेगी। अगर हम थोड़ा सा देखें कि जो दशा ऑपरेट हो रही है मंगल और शनि की, उनकी आपस में जो पोजीशन है हॉरोस्कोप में, वो 6-8 है। षडाष्टक योग हम जिसको हम कहते हैं, 6-8 पोजीशन होती है। और 6-8 प्लैनेट की जब दशा ऑपरेट होती है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं मानते। हमें स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम जो है होती ही है, तो वो हो भी रही हैं, क्योंकि आपस में जो मंगल और शनि है दोनों ही अशुभ ग्रह हैं, जिनकी की आपस में जो पोजीशन है वो 6-8 पोजीशन है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये जो मंगल और शनि की दशा है, ये खत्म हो रही है 7 सितंबर 2022 को। इसके अलावा जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शनि का गोचर, शनि जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश किया था 29 अप्रैल 2022 को, लेकिन जुलाई के महीने में वक्री होकर फिर वापस जो है वो मकर राशि में आ गया, जो आपके हॉरोस्कोप में जो है वो 12th हाउस है, भाग्य स्थान है, और ये व्यय का जो इसको हम हाउस मानते हैं। तो ये जो शनि है ये वापस कुंभ राशि में जो है दोबारा जनवरी 2023 में आएगा। तो और उस समय तक अगर हम गोचर भी देखें तो खास तौर से जो मार्च के महीने में, मार्च 2023 के महीने में गुरु जो है वो तीसरे भाव में आएगा, जब उसकी दृष्टि जो है वो 9वें भाव पर होगी, जो कि हमारा भाग्य स्थान है। कहने का अर्थ यही है कि अगर हम दशाओं को देखें, गोचर को देखें, और जो हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन है, इन सभी के ऊपर अगर हम विचार करें तो लगता है कि इस साल के अंत होने के बाद, अर्थात जनवरी 2023 से स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सुधार होगा। और ख़ास तौर से अगर हम कहें कि मार्च के बाद स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए, फिर स्वास्थ्य संबंधी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और लाइफ पार्टनर को हम 7th हाउस से देखते हैं, और 7th हाउस और मैरिज के लिए हमारे जो 8th हाउस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 8th हाउस को हम मांगल्य स्थान कहते हैं, या जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है वो हम देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड एक्चुअली, या हमारा जो वैवाहिक जीवन है सुख समृद्धिपूर्ण रहेगा नहीं रहेगा, वो हम बेसिकली 8th हाउस से देखते हैं। तो जहाँ तक 7th हाउस का सवाल है, वहाँ पर सन और मून का प्लेसमेंट, और मैंने कहा कि सन जो है वो अपनी राशि में है, और मून भी जो है उसका प्लेसमेंट भी अच्छा है। और ख़ास तौर से जो 7th हाउस है, 7th हाउस के दोनों तरफ शुभ प्लैनेट का एसोसिएशन है, शुभ प्लैनेट का एसोसिएशन है, और शुभ प्लैनेट का एसोसिएशन होने से 7th हाउस बहुत अच्छा है। और जो मैंने कहा कि 8th हाउस हमारा मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 8th हाउस में भी जो प्लैनेट की पोजीशन है बहुत अच्छी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जहाँ तक लाइफ पार्टनर का सवाल है, लाइफ पार्टनर आपके जो मिलेगा वो बहुत एक केयरिंग होगा, बहुत लकी होगा आपके लिए, और अच्छा एक स्टेटस भी मेंटेन करेगा। और जो प्लैनेट की पोजीशन है, या जो गोचर है, या जो दशाएं चल रही हैं, उनकी दृष्टि से अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन में कोई भी किसी तरह की समस्या आने की संभावना नहीं है, और वैवाहिक जीवन बहुत एक शांतिपूर्ण, सुख समृद्धि से पूर्ण होगा। और जहाँ तक लाइफ पार्टनर का सवाल है, वहाँ से मुझे लगता नहीं है कोई किसी तरह की आपको समस्या होने वाली है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत एक सुख समृद्धिपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न थे आपके, और हम अगले हफ्ते फिर किसी एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, और किसी भी एक रोचक विषय को लेकर हम उसके ऊपर आपको जानकारी देंगे। और मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जो समय का परिवर्तन हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि अगले 2 महीने जो टाइम है हमारे प्रोग्राम का वो सुबह 7 बजे होगा, रविवार के दिन जो है, और उसके बाद जब मैं वापस भारत जाऊंगा फिर हम अपने कार्यक्रम को वही 10 बजे जारी रखेंगे।
और आपसे जो भी आपके मन में प्रश्न हो, ज्योतिष के विद्यार्थी हों, ज्योतिषी हों या कोई भी व्यक्ति है, ज्योतिष के संबंध में कोई भी अगर आपका प्रश्न है या कोई भी आपको संदेह है, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। या जो भी आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। और व्यक्तिगत प्रश्न पूछने के लिए आपको अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बताना है, और साथ में जो आपका प्रश्न है उसको आप लिखकर भेजेंगे तो हमें आसानी होगी जवाब देने के लिए। और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।